नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप अपनी क्लासेस जो भी करवाई गई हैं उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग क्लासेस पूरी देखिए, क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो जिसकी अभी हम लोगों ने एक क्लास की है, तो वो पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। मतलब जितना अच्छा आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, आप अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतने जैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उस प्रकार से आप आंसर दे पाएंगे। प्लस जो आपका एक्ट वाला पार्ट है, तो ये भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और आपका ये पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगी कि अगस्त में ख़त्म हो जाए। और आपका एग्ज़ाम भी अगस्त में तो होगा नहीं, क्योंकि अगस्त तक तो फॉर्म फिल ही किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी होगा तक आपके पास इन सब का कंटेंट होगा, जिसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए। बाकी पीडीएफ्स भी मैं दे रही हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेके काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से हैं इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊँगी। और ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम में पूरा पढ़ाऊँगी तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बाकी मैं आपको जो पीडीएफ देती हूँ वो बाइलिंगुअल है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीडीएफ से, मतलब एक वाले जितने भी हैं वो आपको भी मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिससे कि अगर कोई पॉइंट मिस होता है मेरी क्लास में या मुझसे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद जब हम लोगों का ये एक्ट और ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर नहीं हुई हैं तो उसकी अलग से भी एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी। प्लस दूसरी चीज़, मेरा कोई ऐप नहीं है, कोर्स नहीं है, कोई बैच नहीं है। आप लोगों को मैं यहीं पे यूट्यूब पे ही फ्री क्लासेस करवाती हूँ, ठीक। पोक्सो एक्ट आपका 2012, इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हम लोग कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये अभी हमारा बाकी है जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके जो अमेंडमेंट हुए थे 2020 में, वो पोर्शन अभी बाकी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोगों का चाइल्ड लेबर जो भी प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। तो उसमें हम लोग वो भी करेंगे जो एक्चुअल में जो अमेंडमेंट, ये तो अमेंडमेंट बिल है, इससे पहले जो एक्ट आया था उसके बेस पे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उसको भी इसमें ही इंक्लूड करके ये क्लास होगी। आज हम लोग करेंगे मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल। मतलब जो हॉस्टल्स में आपके सामान आते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे रख रखाव करना है, कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस प्रकार से उसका मैनेज करना है। उसके अलावा क्या क्या उसकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। और इसमें हम लोग हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला पार्ट कर चुके हैं, मतलब हमारी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी ये होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम लोगों की लगभग 1 2 3 4 5 6 7 से 8 क्लास में ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़िए। अभी तो एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा है, अभी कोई डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। प्लस कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एमसीक्यूज कराओ, पीवाईक्यू कराओ, तो इसके कोई भी पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं, ना ही कोई एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसीलिए कंटेंट को आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंटेंट अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी अगर पूछता है तो आप लोग कर पाएंगे। और पूरी क्लासेस आप देखिए, आप लोग थोड़ी सी क्लास देखें, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, इससे अच्छा तो खाली पीडीएफ ही मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हैं, आपको जॉब लेनी है, तो आप पूरी क्लास देखें, ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन ही अंडरस्टैंडिंग बेस पे हो सकता है आपको बोर भी लग सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज से हम लोग करेंगे अच्छे से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दिए जा रहे हैं, तो आप लोग उनसे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगी तो हम लोग दूसरी जगह पढ़ेंगे, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो है ही फ्री प्लेटफॉर्म, और आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपको जैसे समझ में आ रहा है उस प्रकार से, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरी क्लास करनी है,
अगर आपको क्लास मेरी समझ में आती है तो करिए, ठीक है। अगर आपको केवल पीडीएफ भी चाहिए तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन के पीडीएफ ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा है, जैसे आप सुटेबल समझे वैसे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस अपनी तैयारी करिए और सारी चीज़ों पे कम ध्यान दीजिए। तो हम लोग आज करेंगे मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको हॉस्टल वार्डन के रूप में आप कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंज्यूमेबल, मतलब इसमें क्या क्या आता है। जैसे आपके भोजन और पेय पदार्थ हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, छात्रावास अक्सर मेहमानों के लिए नाश्ता प्रदान करते हैं। यहाँ पे मेहमान से मतलब है आपके स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि छात्रावास में स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो मेहमान ऐसा मत समझना कि वहाँ पे छात्रावास में मेहमान भी आते हैं। तो उनसे संबंधित जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पीने की, ठीक है, जैसे आपका हो गया रोटी, अनाज, दूध, चाय, कॉफ़ी, फल और कभी कभी साधारण भोजन को शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी कंज्यूमेबल चीज़ें हैं उनको आप कैसे मैनेज करना है, कैसे मतलब उनको स्टॉक में रखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एकदम से पूरी ख़त्म हो जाएंगी तब आप ऑर्डर करेंगे या लेने जाएंगे। तो इस सब की आपको रिकॉर्ड भी रखना है, प्लस इस सब का आपको इन्वेंट्री रखनी होगी, किस किस बच्चे को क्या क्या चीज़ें मिली जा चुकी हैं। ये सब चीज़ों का हॉस्टल वार्डन को ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है टॉयलेटरीज, मतलब जिसमें आपका क्या आता है, साबुन, शैम्पू, टॉयलेट पेपर जैसी बुनियादी टॉयलेटरीज आमतौर पर साझा बाथरूम में प्रदान किए जाते हैं। जैसे साबुन वगैरह भी हॉस्टल में दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी मतलब सुबह के आप फ्रेश होने की चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रेणीबद्ध करें और लेबल करें। कर्मचारियों के लिए वस्तुओं का पता लगाना, उन्हें पुनः स्टॉक करना आसान बनाने के लिए इन्वेंट्री में वस्तुओं को वर्गीकृत करें और अलमारियों या भंडारण क्षेत्रों को लेबल करें। मतलब स्टॉक में रखना जरूरी है। प्लस जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो 100 तो आइटम आपको चाहिए। अगर और बच्चे आ रहे हैं या फिर और चीज़ें की ज़रूरत है तो इन्वेंट्री इसीलिए रखी जाती है कि ये सब सारी चीज़ें पता चल सकें। क्योंकि अब ये भी नहीं कि एक बच्चे को आप एक से ज़्यादा दे रहे और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस सब की भी आपको चीज़ों की मैनेज रखना पड़ेगा, ठीक है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, छात्रावास के कर्मचारियों को उचित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित करें। मतलब जो भी आपके अंडर में लोग काम करते हैं, जैसे भंडारण कक्ष में भी अगर कोई है, ठीक है, कोई भी तो रखा जाता है मैनेज करने के लिए। ऐसा नहीं हॉस्टल वार्डन अपने हाथ से सारा काम करेगा, वो मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, करवाएगा, जो भी उसके अंडर में लोग काम करेंगे तो उनको बताएं कि क्या क्या चीज़ें की है, रिकॉर्ड किस चीज़ का रखना है, पुनः स्टॉक मतलब दोबारा से स्टॉक किस प्रकार लगाना है। प्लस जहाँ पे सामान रखा है खाने पीने का या जो भी, तो वहाँ पे आपको हाइजीन मतलब स्वच्छता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है अतिथि संचार, वही आपके यहाँ पे स्टूडेंट से ही है अतिथि का मतलब, ठीक है। मेहमानों को हॉस्टल के लिए इन्वेंट्री नीतियाँ जैसे कि रसोई उपयोग दिशा निर्देशों के बारे में सूचित करें, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट हैं जब मैस में खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ों को रखना है, किस प्रकार से बैठना है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे बैठ के खा सकता है। तो सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मैस को लेके या हॉस्टल में जो भी चीज़ें हैं उनको लेके, तो उनको आपको विस्तार से बताना पड़ेगा जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं प्लस स्टूडेंट को भी, ठीक है, ताकि वे इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखें और किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने में मदद कर सकें, ठीक है। इन्वेंट्री आप लोग ऐसे नहीं समझे हॉस्टल का हाँ बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन एक पिछली क्लास में लोग पढ़ा था कि हॉस्टल वार्डन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसका यही मतलब है कि आपके अंडर में जो लोग हैं उनसे आप कैसे काम करवाएंगे। तो इसी प्रकार से है कि आप उनसे सारी चीज़ें मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हमारी इन्वेंट्रीज। इसमें क्या है, जैसे फर्नीचर है आपका, रसोई की आपूर्ति, सुरक्षा, लॉकर। अब फर्नीचर में क्या क्या हो गया, बिस्तर है, ठीक है, मेज है, कुर्सी, अलमारी। जैसे हॉस्टल में बच्चों को एक बेड दिया जाता है, एक कुर्सी मेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए, ठीक है, एक अलमीरा भी होती है। इस प्रकार से सारी चीज़ों की जो इन्वेंट्री है इनका भी रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और प्लस कोई चीज़ अगर जैसे टूट जाती है, खराब हो जाती है तो उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ें। रसोई की आपूर्ति,
रसोई में जो भी चीज़ें जैसे बर्तन, प्लेट, गिलास, जो भी चीज़ें हो रसोई में, जो भी उपयोगी चीज़ें हैं, रसोई मतलब मैस में जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो खाना खाते हैं ना, सुबह नाश्ता, फिर लंच होता है, फिर डिनर होता है, सारी चीज़ें। इसके बाद शाम को भी आपके चीज़ें होती हैं, तो उस वो आप सब खाएंगे कहाँ, प्लेट, बर्तन, जो भी होगा, गिलास, इन सब में खाएंगे ना, तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें आ जाएंगी। इसका सुरक्षा लॉकर, अब स्टूडेंट के लिए अपना कीमती सामान रखने के लिए सुरक्षित लॉकर, एक लॉकर भी होता है। लॉकर मतलब अलग से वहाँ पे जो भी उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, पैसे हैं, रुपए, क्योंकि हॉस्टल में चोरी वगैरह भी बच्चे आपस में एक दूसरे की कर लेते हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से इन्वेंट्री आपकी लिस्ट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनानी है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, उसका कितना रुपया, मतलब एक चीज़ कितने रुपए में आई है, कितने सामान है, इस प्रकार से सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा किट, मतलब आपको फर्स्ट एड किट भी रखना है, मतलब अचानक बच्चे को कोई चोट लग जाती है या आप जिनके साथ वर्क कर रहे हैं उनको कुछ होता है, तो आपके पास फर्स्ट एड भी होता है, जिससे आप तुरंत का तुरंत वहाँ पे वो छोटी सी जो भी चीज़ें हैं उनका इलाज कर सकें, ठीक है। इसके बाद मनोरंजन के लिए जैसे टेलीविज़न वगैरह होता है, ठीक है, गेम्स के सामान होते हैं, इन सब के बाद और किताबें वगैरह होती हैं, कपड़े धोने की सुविधाएं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, विशिष्ट सुविधाएं और सूची, छात्रावास के प्रकार, उसके स्थान और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है। मतलब जिस प्रकार से भी हॉस्टल है, जिस प्रकार से भी एरिया है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ हो सकती है। जरूरी नहीं जो इसमें पॉइंट आपको दिए गए हैं वही सारी चीज़ें हो, लेकिन मतलब एक आइडिया आपको बताया जा रहा है कि इस प्रकार से चीज़ें हॉस्टल में होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो भी कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज है उनको मैनेज कैसे करेंगे जो भी हॉस्टल वार्डन है, ठीक। तो सबसे पहले है कि इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम, छात्रावास में सभी वस्तुओं पर नजर रखने के लिए एक इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें। यह स्प्रेडशीट का उपयोग करने या विशेष इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जितना सरल हो सकता है। मतलब एक इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है, जिस प्रकार से आप लोग देखा कि ऑफिस में MS वर्ड पे लोग काम करते हैं, तो पूरा डाटा उसमें ही है कि एंटर करते जाते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि सरल हो जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, इतने लोग होते हैं, सबकी इन्वेंट्री अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो फिर बहुत हैक्टिक भी हो सकता है, ठीक है। नियमित ऑडिट, किसी भी विसंगति की पहचान करने के लिए इन्वेंट्री का नियमित ऑडिट करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ अपने निर्धारित स्थान पर है। महीने में कम से कम एक बार आवश्यकता अनुसार ऑडिट शेड्यूल करें। ऑडिट शेड्यूल मतलब कि चेक कर, जो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, आपने सबको काम दे दिया, ठीक है, रिकॉर्ड बनाने को दे दिया, स्टॉक रखने को दे दिया, इन्वेंट्री करने के लिए बोला है, लेकिन आप टाइम टू टाइम इसकी ऑडिट मतलब चेक भी करते रहें कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं या नहीं, क्योंकि जब अगर कोई अधिकारी आता है तो क्वेश्चनिंग आपसे ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप भी अपने अंडर में जितने लोग हैं उनकी ऑडिट टाइम टू टाइम करते रहें। इसके बारे में बराबर स्तर स्थापित करें, प्रत्येक उपभोग वस्तु या इन्वेंट्री आइटम की इष्टतम मात्रा निर्धारित करें, ठीक है, जिसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। समान स्तर निर्धारित करें और जब आइटम इस सीमा से नीचे आ जाए तो उन्हें पुनः स्टॉक कर लें। मतलब जैसे कोई भी आइटम है, जितने भी हम लोग ऊपर पड़े, किचन से लेके, बेड से लेके, या फिर टॉयलेटरी से लेके, ठीक है, तो जो भी है उनकी एक समय सीमा निर्धारित करें कि इस टाइम तक इतनी चीज़ यूज हो जाएगी। मतलब साबुन जैसे हो गया, तो उसके बाद हम लोगों को इतना स्टॉक फिर से अरेंज करना है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये सब भी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपूर्तिकर्ता संबंध, उपभोग सामग्रियों और अन्य वस्तुओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध विकसित करें। लागत पर नियंत्रण करने के लिए अनुकूल शर्तों पर बातचीत करें। अब मतलब जो भी अच्छे सप्लायर हैं, जो अच्छी चीज़ें देते हैं, आपको पता है कि इन लोगों के यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उनसे कम्युनिकेशन बना के रखें, ठीक है। और मतलब ऐसे अब जब आप शुरू में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोगों से आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें अच्छी से सप्लाई करते हैं या फिर अच्छे हैं, तो जो आपको ऐसे लोग मिलते हैं उनको उनसे कम्युनिकेट बना के रखें, जो टाइम पे डिलीवरी देते हैं। ऐसा नहीं कि आज का बोल दिया तो 4 दिन बाद आ रहा, 5, क्योंकि हॉस्टल में बच्चे हैं तो उन्हें सारी चीज़ें टाइम से चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो विधि,
भोजन और पेय पदार्थों जैसे उपभोग सामग्रियों के लिए फीफो विधि का पालन करें। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि तक पहुंचने से बचाने के लिए सबसे पहले पुराने स्टॉक का उपयोग करें। मतलब जो पहले आया है उसको पहले उपयोग करें, उसके बाद जो बाद में चीज़ें आई उनका बाद में उपयोग करें, क्योंकि स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाद में आई उसका आपने उपयोग कर लिया तो पहले वाली तो एक्सपायरी डेट में हो जाएंगी ना, खराब हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद नियमित सफाई, हॉस्टल की नियमित सफाई, साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान देना है। किचन का, जो कि आप स्टोर रूम है उसका, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए भी कर्मचारी होते हैं, उनको आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं। मतलब वही आप एक लीडर के तौर पे उससे अच्छे से काम करवा सकते हैं। फिर नियंत्रण पहुंच, चोरी या गलत संचालन को रोकने के लिए इन्वेंट्री भंडारण क्षेत्रों तक अधिकृत स्टाफ सदस्यों तक पहुंच सीमित रखें। मतलब जो भी भंडारण कक्ष हैं या फिर हैं, मतलब जो भी स्टाफ सदस्य हैं, तो जो जिसके लिए अपॉइंट हुआ है उसको ही वहां तक जाए। ऐसा नहीं कोई भी जाके कोई भी सामान निकाल के ले रहा है। ठीक है। मतलब जिसके हाथ में सारा रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं, जो उस पोस्ट पे आया है वो काम करने के लिए, उसको ही उसमें जाने के लिए अलाउ करें। क्योंकि अगर आप सारे लोगों को अलाउ करेंगे तो फिर बच्चे भी एक दूसरे से इधर उधर जुगाड़ लगा के सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जवाबदेही सिर्फ किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की। पूर्वानुमान और योजना, अपेक्षित खपत की योजना बनाने और तदनुसार इन्वेंट्री स्तर को समायोजित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा और अधिभोग पूर्वानुमान का उपयोग करें। ठीक है। जो भी जैसे एक महीने में जितनी चीज़ें हो रही हैं, या कहाँ पे कितनी चीज़ें लगी, कितनी खपत हुई, कितनी चीज़ें और स्टॉक में लानी है, तो इस प्रकार से अगली जो नेक्स्ट आप प्लानिंग बनाएंगे मतलब अगले महीने के लिए, उसको उसी प्रकार से प्लानिंग लेके चलें। ठीक है। इसके बाद है अपशिष्ट में कमी। अपशिष्ट और खपत कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए डिस्पोजेबल पानी की बोतलों के बजाय फिर से भरने योग्य पानी स्टेशन की पेशकश करें। मतलब ऐसा नहीं डिस्पोजल तो इतने सारे बच्चे होते हैं, कितना सारा यूज होगा, तो आप ऐसे यूज करें कि बच्चे जैसे मैंने सुना है कि नवोदय में ऐसे सिस्टम होता है कि बच्चे खाना खाएंगे फिर अपनी थाली और जो भी गिलास या चम्मच है खुद धुल के रखेंगे, तो अब वो रीयूज कर सकते हैं। डिस्पोजल वाला है कि आप कितना फेंकेंगे, कितनी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर। ठीक। आपातकालीन तैयारी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाएं। मतलब अगर कोई आपातकालीन जैसे सिस्टम आ जाता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उस प्रकार से फिर स्टॉक है, सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेगी, तो उसकी भी योजना आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें कैसे सारी चीज़ें अरेंज करनी है। ठीक। फीडबैक और समीक्षा, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन के संबंध में मेहमानों और कर्मचारियों से नियमित रूप से फीडबैक लें। मेहमान से यहाँ पे संबंध है स्टूडेंट। ठीक है। तो मतलब फीडबैक लेते रहें कि क्या चीज़ें पिछली बार से अच्छी हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो पिछली बार से और ख़राब हो रही हैं, और स्टूडेंट का भी फीडबैक लेते रहें कि उनको सुख सुविधाओं का मतलब ये नहीं कि उनको कंफर्ट जोन एकदम दे देना है, मतलब उनसे भी उनकी भी ड्यूटीज़ हैं, वो भी अपने कर्तव्य को निभाएंगे। लेकिन आप फीडबैक इसलिए लें क्योंकि अच्छे से सुचारू ढंग से सारा संचालन हो पाए। ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? इन रणनीतियों को लागू करने और एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाए रखने से छात्रावास की उपभोग सामग्री और सूची का प्रबंधन अधिक कुशल, लागत प्रभावी हो जाता है और समग्र पूर्णता में वृद्धि होती है। ठीक है। अगर आप इस प्रकार से चीज़ें लेके चलेंगे तो आप अच्छे से जो भी कंज्यूमेबल और इन्वेंट्रीज वगैरह हैं, समझ गए ना इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो उन सबका आप सही से संचालन कर पाएंगे। और जहाँ भी किसी को जवाब देना है, कोई कुछ पूछ रहा है, प्रिंसिपल ने पूछा या फिर कोई अधिकारी एकदम से ऑडिट करने आ गया, तो आप उन सब का भी आराम से आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास सही से रिकॉर्ड होगा, स्टॉक होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन टू मैनेज द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज इन हॉस्टल्स। अब मतलब हॉस्टल वार्डन का क्या रोल हो सकता है? वैसे तो ऊपर जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उनसे आपको समझ में ही आ गया होगा क्या क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन, ठीक है,
इन्वेंट्री प्रबंधन मतलब जैसे आपकी सभी चीज़ों को कैसे रखना है। छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग सामग्रियों को वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए वार्डन जिम्मेदार है, ठीक है, जिसमें प्रसाधन सामग्री, सफाई सामग्री, स्टेशनरी, रसोई आपूर्ति जैसी वस्तुएं शामिल है। मतलब किचन से लेके साफ सफाई प्लस जो भी मैनेजमेंट करना है हॉस्टल का, वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है? हॉस्टल वार्डन की। उन्हें स्टॉक के स्तर पर नजर रखने, छात्रावास के निवासियों की जरूरतों का अनुमान लगाने और समय पर पुनः पूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मतलब कितने बच्चे हैं और बच्चों के हिसाब से कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, प्लस क्या क्या आपके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें हॉस्टल में उपलब्ध होनी चाहिए और नेक्स्ट उसके लिए क्या प्लानिंग है, वो सबका जिम्मेदारी किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की। खरीद मतलब जो भी खरीद वाली चीज़ें, हॉस्टल वार्डन आमतौर पर उपभोग सामग्रियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उन्हें आपूर्तिकर्ता के साथ संपर्क करने, कीमतों पर बातचीत करने, माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी सामान है आप लोग पता कर लें कौन सा अच्छे मतलब सप्लायर हैं जो टाइम से देते हैं, एक्सपायरी चीज़ें नहीं देते हैं, उनसे आपको अच्छे संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। अच्छी बातचीत कौशल और लागत प्रभावशीलता पर गहरी नज़र इस पहलू में मूल्यवान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बजट प्रबंधन, भंडारण और संगठन। अब जो भी बजट है मतलब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जिनका आपको रिकॉर्ड रखना है, उसके बजट का भी तो आपको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितनी चीज़ कितने में आई, ठीक है, जिससे कि और इतनी ज़्यादा भी नहीं मंगवा लो कि ख़राब हो जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ही आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद भंडारण और संगठन, वही स्टॉक में किस प्रकार से चीज़ें रखनी है, कितना पिछले महीने में यूज हुआ था, कितने बच्चे और बढ़ गए हैं उनके हिसाब से और कितने ऐड ऑन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही है। अगर आप देख रहे होंगे तो आप मतलब अगर थोड़े से इसमें आपकी समझ दिखा सकते हैं तो आपका पेपर ये वाला बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब इसमें आप फ्री के नंबर ले सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड जो भी चीज़ें हैं जितनी भी यूज हो रही हैं, क्या है, क्या चीज़ खराब हो गई है, ये सब का रिकॉर्ड आपको रखना होगा। इसके बाद उपभोग सामग्रियों का वितरण। अब जो भी सामान आता है जैसे बच्चों का साबुन हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें बच्चों के लिए आई हैं उनका वितरण कैसे करना है, इस सब की जिम्मेदारी भी किस पे होती है? हॉस्टल वार्डन पे, ठीक। खपत की निगरानी, कितनी चीज़ें हैं जो रसोई में यूज हो रही हैं, किस प्रकार से सब्जी है, सब्जी का देख रेख। मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो जिस प्रकार से घर में सारी चीज़ें होती हैं, मम्मी पापा कैसे मैनेज करते हैं, वही सारी चीज़ें अगर उस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो ये फ्री के नंबर है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग यहाँ पे और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना, जो भी अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहा है उसको भी आप प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। जैसे कूड़ा कहीं भी नहीं फेंक देना, डस्टबिन आपको जगह जगह रखवाने हैं, जिससे कि जो भी बच्चे ऐसे नहीं कि कहीं भी हॉस्टल में कूड़ा फेंक दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रबंधन और देखना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? वार्डन की जिम्मेदारी है, ठीक। इसके बाद है आपूर्ति की पर्याप्तता, ये तो समझिए बजटीय नियंत्रण, ये भी हम लोग बात कर ही चुके हैं लगभग। इसके बाद है संसाधन उपयोग को अनुकूलित करना, ठीक है, जो भी संसाधन है उनको अनुकूलित करना, क्या मतलब हो गया, जो भी स्टूडेंट हैं वो उसको किस प्रकार से अच्छे से यूज कर पाएँ, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं कि मैनर भी आपको बच्चे में डालने हैं हर चीज़ को लेके, कि आपने कुछ खाया है तो उसको खाने में छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्लस जैसे अगर अपने बर्तन को धुल के रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हॉस्टल में भी अपनी सारी चीज़ें आपको यथा स्थायी जगह पे रखनी है, ऐसा नहीं सब फैला के रखना है। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं? एक अनुशासन का ही रूप है। जिस प्रकार से आप सिखाएंगे, जिस प्रकार से आप करेंगे, वैसे ही बच्चे भी करना सीखेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री प्रबंधन, ये लोग नियमित पुनः पूर्ति, जो भी चीज़ें हैं उनको मंथली या जो भी, जैसे सब्जी वगैरह है तो मंथली तो नहीं हो सकती, वो तो डेली या 2-3 दिन छोड़ के होती है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों का स्टॉक रखना, ठीक है। इसके बाद है गुणवत्ता आश्वासन, मतलब अब ये भी
ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़, जैसे एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करके सारा सामान मंगवाना, ठीक है। और वो सप्लायर से जब आप अच्छे से संबंध रखेंगे, जो अच्छी चीज़ें देते हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैनेज हो जाती हैं, मतलब 1-2 महीने में, ठीक। स्वच्छता का ध्यान रखना, छात्रावास में उचित साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक। पारदर्शी और निष्पक्ष वितरण, जो भी सामान आया है जितने बच्चों के लिए सबको इक्वल देना, ऐसे नहीं किसी को ज़्यादा दे रहे, किसी को कम दे रहे, किसी चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इससे चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद है सक्रिय समस्या समाधान। कोई भी समस्या है तो उसको किस प्रकार से समाधान करना है, ठीक है। विक्रेता प्रबंधन, वही जो सप्लायर हैं आपके, उन साथ आपको कैसे संबंध बनाने हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं, ठीक है। मतलब पर्यावरण के अनुकूल क्या क्या चीज़ें हैं, उस प्रकार से, मतलब जैसे किचन में है कि डिस्पोजल की जगह हम लोग वैसे बर्तन यूज करेंगे तो उसको रीयूज कर सकते हैं। इस प्रकार से चीज़ों का आपको सारी मैनेज करना है। बहुत सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट दे दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करेंगे कि मैडम इससे हो जाएगा। आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ के देखिए, ठीक है, और फिर आपको चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी कैसे मैनेज करना है, ठीक है। शिकायतों मुद्दों को संबोधित करना। अब जो भी शिकायतें हैं या हैं आपको, जैसे बीच में जब फीडबैक लेंगे तो बच्चों से पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीज़ों, ठीक है। निवासी संतुष्टि, मतलब जो भी बच्चे रह रहे हैं वो एक होमली इन्वायरमेंट देख सकें हॉस्टल में भी, इस प्रकार से आपको चीज़ बना के रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट। फिर लास्ट में लोग देख सकते हैं कि छात्रावास वार्डन के सुचारू कामकाज और उसके निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपभोग सामग्रियों सूची के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन निवासियों के लिए सकारात्मक जीवन अनुभव योगदान देता है, छात्रावास के भीतर समुदाय की भावना को बढ़ाता है, ठीक है। उपभोग सामग्रियों और सूची को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके हॉस्टल वार्डन परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए निवासियों के लिए आरामदायक और सहायक रहने वाले वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ठीक है, जो आपका आज का टॉपिक था, क्या टॉपिक था कि कैसे मैनेज करना है, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आप अपने घर में भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी लगेंगी, ठीक है। फिर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद शेयरिंग इज केयरिंग हम लोगों ने अपना टाइटल रखा हुआ है, किस लिए, क्योंकि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपके पास नॉलेज है वो आप शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज और ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा हो जाए उसका ना हो, ये इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो, और आप क्लास पूरी देखिए, ठीक है। और यूट्यूब पे अब बच्चे अलग से कमेंट करेंगे मैम पॉक्सो एक्ट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो क्या क्या हो गया है, ठीक है। तो नहीं है, मैं सारे कमेंट के जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बार आप सारी चीज़ें चेक करके फिर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इतना प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए।